हेलो दोस्तों, अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो है, पहले फैक्टर की बात करूं तो पहला फैक्टर रहता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमें पता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है। कैसे करता है? अगर एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमें पता है कि इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लिखे तो ए की कंसंट्रेशन जिसकी पावर एन होगी, जो कि ऑर्डर है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो के आ जाता है, जिसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या रहती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन में किसका अफेक्ट पड़ रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। तो हम क्या कह सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इनका रिलेशन होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक रिलेशन देखा जाए, यानी कि अगर मैं दो रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करूँ, R1 एंड R2, दो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं जो रिएक्टेंट है उसका ए से पी बन रहा है, और जो इफेक्टिव इसका कंसंट्रेशन है इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी? के सी वन, क्योंकि ये R1 के लिए लिया है। ठीक है, इसकी पावर एन रहेगी। और के सी टू, क्योंकि ये मैंने R2 के लिए लिया है। नॉर्मली क्या रहेगा? आर इक्वल के कंसंट्रेशन ऑफ सी दी पावर एन। ठीक हो गया। अब R1 और R2 को अगर मैं कंपेयर करूं, तो R1 और R ये तब होगा, देखो, जब तुम्हें दो रेट ऑफ रिएक्शन दिए होंगे या दो कंसंट्रेशन दिए होंगे, तो कोई एक कंसंट्रेशन की वैल्यू दी होगी, दूसरा निकालना होगा, या एक रेट दिया होगा, दूसरा रेट निकालना होगा, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिल रहा है? वो हमें पता है कि जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से क्या होगा? R1, इन दोनों का मैं रेशियो ले लूँ तो R1 अपॉन R2 इक्वल हो जाएगा C1 अपॉन C2। दोनों की पावर n है तो सेम n है, तो इसको सेम दोनों की पावर में ले लेंगे। ठीक है, अब अगर इसका लॉग लिया जाए, ये तो नॉर्मली इतना आगे, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपॉन में डालने पे क्या होगा? इनकी पावर सेम है, तो n दोनों की पावर ले ली। इसको मैं अगर इसका ब्रैकेट हटाऊंगी तो C1 दी पावर n भी होगी, और C2 की पावर भी n भी होगी। ठीक है, और k से k कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके का रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे इसका लॉग ले लेंगे, लॉग R1 अपॉन R2, लॉग R1 अपॉन R2 आएगा इक्वल लॉग C1 अपॉन C2, इसकी पावर है n। अगर मैं लॉग इनका कंप्लीट इसको सॉल्व कर लूँ, तो हमें पता है लॉग R1 अपॉन R2 को मैं लॉग R1 माइनस लॉग R2 भी लिख सकती हूँ इक्वल। यहाँ पे अगर इसको खोलेंगे तो जो n है, जो पावर में वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है, n आगे आ जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आगे आ जाएगा, और लॉग C1 माइनस लॉग C2 इसको लिख सकते हैं। अब अगर मैं ऑर्डर यहाँ से निकालना चाहूँ, तो ऑर्डर n कैसे निकलेगा? ऑर्डर n निकलेगा, ये लॉग R1 R2 ऐसे रहेगा, और जो ये लॉग C1 माइनस लॉग C2 है, ये कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि ये जो n है वो दोनों के लिए आगे मल्टीप्लाई में है, दोनों के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आगे क्या होगा? लॉग R1 माइनस लॉग R2 अपॉन लॉग C1 माइनस लॉग C1 माइनस लॉग C2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको लॉग R2 को आगे ले आए, तो इधर भी लॉग C2 आगे आ जाएगा। यहाँ पे सेम टर्म एक्सचेंज कर सकते हैं, तो लॉग
इसको मैं log C2 माइनस log C1 भी लिख सकती हूँ अपॉन log, सॉरी ऊपर R है, log R2 माइनस log R1 लिख सकते हैं, और इसको log C2 माइनस log C1 भी लिख सकते हैं। ये हमारी n की वैल्यू आ जाएगी इस रिलेशन से। नॉर्मली इस रिलेशन में हमने क्या सीखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे रिलेशन होता है, रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, तो दो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ दो कंसंट्रेशन को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये फॉर्मूले निकाल लिया। और अगर हमें यहाँ से ऑर्डर भी चाहिए तो हम ऑर्डर भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगला है सरफेस एरिया। क्या है? पहला तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देख लिया, नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया किसका? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का सरफेस एरिया देखेंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, रेट जो होगी, रेट हमेशा रिएक्टेंट के, जो रिएक्टेंट है इसके सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कहने का मतलब है, देखो ये अगर सरफेस एरिया इतना बड़ा है, उसके साथ जो रिएक्टेंट है इसका सरफेस एरिया क्या है? बड़ा रहने वाला है, तो ये रिएक्शन जो होगी बहुत फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस ही तो सबसे पहले क्या करते हैं, सरफेस ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से ले सकती हूँ, ये इस तरीके से अगर लेंगे तो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तभी तो रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना तेज़ी से एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और उतनी तेज़ी से एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी तेज़ी से, मतलब रिएक्शन उतनी तेज़ी से बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? हाई सरफेस एरिया, हाई रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन आर यूज्ड एज पावर फॉर्म इन द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो पावर फॉर्म इन द रिएक्शन में यूज हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और सरफेस एरिया, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ने वाला है। और जो रिएक्टेंट है वो पावर फॉर्म में लिए जाते हैं रिएक्शन में, क्यों? क्योंकि ताकि उनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो सके, ठीक हो गया। अगला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। थर्ड यानी कि सी क्या रहेगा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो प्रेशर का इफेक्ट कब पड़ेगा, ये सिर्फ तभी ऑब्जर्व होगा जब रिएक्शन क्या होगी? गैसियस रिएक्शन होगी। तो हम क्या कहेंगे? ये सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए ही ऑब्जर्व होगा, ठीक है। अब इसको कैसे देखेंगे हम किसी रिएक्शन में? मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ, N1A N2B, ये फॉर्मेशन करती है N3C का और N4D का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर बात की जाए प्रेशर के इफेक्ट की, तो सब उसको जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक टर्म डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन होता है मोल में डिफरेंस, ठीक है। किसके मोल में डिफरेंस? प्रोडक्ट के गैसियस मोल और रिएक्टेंट के गैसियस मोल में डिफरेंस, यानी कि प्रोडक्ट का गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एन क्या हो जाएगा? डेल्टा एन होगा प्रोडक्ट का गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझेंगे? देखो अगर डेल्टा एन की जो वैल्यू है, ये जो है गैसेस, इसमें सिर्फ गैसियस मोल ही लेने हैं, कोई और मोल होंगे यानी कि सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में तो वो मोल कंसिडर हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब डेल्टा एन की वैल्यू अगर ज़ीरो रहेगी, ठीक है, डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो रहेगी तो इसमें जो प्रेशर है, प्रेशर का इस रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेल्टा एन अगर ज़ीरो होगा तो प्रेशर का रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेल्टा एन अगर पॉजिटिव होगा।
डेल्टा एन अगर पॉजिटिव होगा तो इस केस में देखो क्या होगा, डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब होगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी मोल ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है और मोल ऑफ रिएक्टेंट क्या है, कम है। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, ये प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, ये प्रेशर हो गया, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो इस केस में प्रेशर इंक्रीज करने पर, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे और प्रोडक्ट का प्रेशर वैसे ही ज़्यादा है क्योंकि प्रोडक्ट की मोल ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट का प्रेशर ज़्यादा है और हम ऑलरेडी और प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्ट प्रेशर कम करना चाहेगा और किसकी तरफ शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट की तरफ। तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। बैकवर्ड शिफ्ट होगी इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। एक और बार समझना, जो डेल्टा एन है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट के मोल है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट के मोल अगर ज़्यादा होंगे तो प्रेशर ज़्यादा करने पर, देखो ऑलरेडी प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है तो उनका प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल है, तो वहाँ ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा है। तो प्रेशर बढ़ाने पर ये रिएक्शन उस तरफ को शिफ्ट होगी जहाँ पर प्रेशर डिक्रीज किया जाए, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन शिफ्ट होगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कब करता, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता, लेकिन यहाँ तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तो इस केस में क्या कहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव होगी, डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, ध्यान देना, डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब ये ज़्यादा होगा, यानी कि रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा रहेंगे। तो रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट के अगर मोल ज़्यादा होंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना चाहेगा, रिएक्टेंट कहाँ जाना चाहेगा, प्रोडक्ट में चेंज होना चाहेगा, क्योंकि रिएक्टेंट का प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और बाहर से फिर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तेजी से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें क्या सीखी, तीन चीज़ें हमने ये सीखी कि डेल्टा एन की वैल्यू अगर ज़ीरो रहेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट नहीं होगी, रेट ऑफ रिएक्शन पर हमारा नो अफेक्ट, कोई अफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है, अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब रिएक्टेंट बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक हो गया। और अगला है डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव मतलब रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा मतलब प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। आई होप ईजिली समझ आया होगा, यहाँ पर जितना ईजी तरीके से समझाया जा सकता है उतना मैंने समझा दिया है, ठीक है। अगला फैक्टर क्या है, देखो अगला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के नेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। रिएक्टेंट के नेचर की मैं अगर बात करूं तो रिएक्टेंट के देखो जो रेट होगा, अगर सिंपल रिएक्टेंट है, मतलब जो रिएक्टेंट है सिंपल है, यानी कि रिएक्शन किसके बीच हो रही है, बिटवीन सिंपल रिएक्टेंट के बीच हो रही है इन कंपैरिजन ऑफ बिटवीन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिटवीन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सॉरी रिएक्टेंट, बिटवीन कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन अगर सिंपल रिएक्टेंट के बीच में हो रही है, तो सिंपल रिएक्टेंट के बीच में हो रही है यानी कि जहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग की ज़रूरत भी कम पड़ रही है तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट के बीच में हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। समझ रहे ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बॉन्ड कम ब्रेक करने हैं तो
कम बॉन्ड ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी और रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है, यानी कि रिएक्टेंट के खुद के ही बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा है, तो पहले उनको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर जाके दूसरे रिएक्टेंट के साथ वो रिएक्शन करेगा, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल रिएक्टेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, और कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर एक रिएक्शन है NO इस तरीके से है, 2 NO ले लिए मैंने, प्लस O2 इस तरीके से है, और ये बना रही है NO2, ठीक है। और इसको कंपेयर करते हैं एक दूसरी रिएक्शन से, जो कि है, दूसरी रिएक्शन क्या रहने वाली है, CH4 प्लस CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। अभी जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ क्या बनेगा, ध्यान देना। जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 5 बॉन्ड ब्रेक होंगे। 5 बॉन्ड ब्रेक होंगे तब जाके ये इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 बॉन्ड इसके ब्रेक होंगे। CO2 कैसा होता है, इस तरीके से, तो 4 बॉन्ड इसके ब्रेक होंगे। टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 8 बॉन्ड। तो यहाँ कितने बॉन्ड ब्रेक होने वाले हैं, 8 बॉन्ड। तो 8 बॉन्डों को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी, 5 बॉन्डों को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की नीड होगी। तो इसमें एनर्जी कम लगेगी, एनर्जी कम लगेगी तो रिएक्शन ईजिली होगी, रिएक्शन ईजिली होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा। इसको कंपेयर करूँ तो इसमें कंपेरेटिवली जो एनर्जी की नीड है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि 8 बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो एनर्जी तो ज़्यादा चाहिए होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो रिएक्शन स्लो होगी, और रिएक्शन स्लो होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या कह रहा है, ओवरऑल यही तो कह रहा है कि अगर सिंपल रिएक्टेंट यानी कि कम बॉन्ड वाला रिएक्टेंट होगा जहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग की ज़रूरत कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, और कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की नीड कम पड़ती है और यहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की नीड पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी इसको प्रोवाइड करानी पड़ती है ताकि बॉन्ड ब्रेक हो सके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक रिएक्शन ले लेते हैं, HCl फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर HF बना रहा है और Cl निकल रहा है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है DCl फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर DF बनाएगा और Cl निकलेगा। अगली रिएक्शन है TCl फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर TF बनाएगा और Cl रिलीज होगा। ये 3 रिएक्शन है। अब इन रिएक्शनों में हमने ये देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए ज़्यादा होगी, किसमें कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो सब कुछ सेम है, लेकिन हाइड्रोजन की जगह अगली बारी ड्यूटेरियम यूज़ किया है, फिर यूज़ किया है ट्राइट्रियम। तो ये क्या है, ये आइसोटोप है, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो आइसोटोप होता है उनका सीन ये है कि जो हैवियर आइसोटोप है, जो हैवियर आइसोटोप होगा, हैवियर आइसोटोप वो हमेशा हैवियर आइसोटोप हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। हैवियर आइसोटोप क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, इसका बॉन्ड कंपेरेटिवली वीक होगा, इसका बॉन्ड सबसे वीक होगा। तो सबसे वीक बॉन्ड होगा तो ये रिएक्शन देखो, ये सबसे वीक बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और ये बहुत तेजी से बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ क्या होगी, इंक्रीज होगी। रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ इंक्रीज होगी, क्यों होगी समझ रहे हो ना, क्योंकि ये
स्ट्रॉन्ग टी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, एच सबसे वीक बॉन्ड बनाएगा। एच वीक बॉन्ड बनाएगा तो ये जो बॉन्ड है सबसे जल्दी ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होगा तो इसका फॉर्मेशन सबसे तेजी से होगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी कम होगी कंपेरेटिवली, इसकी सबसे कम रहेगी। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है होगा, रेट का जो ऑर्डर होगा वो क्या रहेगा, ए का सबसे ज़्यादा, फिर बी का, फिर सी का। तो यहाँ पे हमने सीखा क्या, यहाँ हमने ये चीज़ सीखी कि जो हैवियर आइसोटोप है हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन। अगला है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट किसका, कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम पढ़ रहे हैं ई नंबर का, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखेंगे। हमें पता है एक रिएक्शन है ए, उसके लिए पी का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन जो हो रही है विदाउट कैटलिस्ट हो रही है, क्या हो रही है, विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट हो रही है तो इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो मैं ई ए लूँगी, ठीक है। अब एक दूसरी रिएक्शन है, वो भी इसी सेम रिएक्शन है लेकिन इसमें हमने कैटलिस्ट डाल दिया है। तो ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन विद कैटलिस्ट है, इसका मतलब इसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट है। तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको मैं ई ए डैश ले लूँगी, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो कैटलिस्ट है ये रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देता है। कैसे डिक्रीज करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। कैसे देखो, एक ग्राफ के जरिए समझेंगे। यहाँ पर एनर्जी है, ऊपर की तरफ एनर्जी है जा रही है और नीचे की तरफ हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, ठीक है। इस तरफ हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज करेगी। नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली एक जो ये ए है प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा है, तो नॉर्मली ये इस तरीके से प्रोडक्ट पी में चेंज होगा क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी, और वो जो एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी वो हमने इस तरीके से ये दिखा रखी है, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये कब की बात है, ई ए कब ले रहे हैं हम, जब कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट क्या करता है, पेन चेंज कर देते हैं। देखो कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस ए से पी को बनने में कम समय लगेगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है, मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है, और इसका पाथ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है किसकी, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। ये एक्टिवेशन एनर्जी है विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, इस रास्ते को छोटा कर देता है। कैसे, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम करके। एक्टिवेशन एनर्जी किस तरीके से काम करता है, नॉर्मली देखो ये जो कैटलिस्ट है इस रिएक्टेंट को एक्टिव करता है, एक्टिव करता है मतलब रिएक्शन को करने के लिए इसको अप्रिशिएट करता है कि रिएक्शन तू तेजी से रिएक्शन कर भाई, मतलब रिएक्शन को तेज कराने में ये हेल्प करेगा, इसकी रिएक्टेंट को उकसाएगा कि जल्दी जल्दी रिएक्शन कर करके, ठीक है। तो इसने रिएक्टेंट से कहा फटाफट रिएक्शन कर, रिएक्टेंट मान गया, रिएक्टेंट रिएक्शन तेजी से करेगा। तो तेजी से करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की नीड कम रहेगी। जो एनर्जी हम दे रहे थे वो वाला काम किसने कर दिया, कैटलिस्ट ने कर दिया। पहले रिएक्टेंट से हम कह रहे थे इतनी एनर्जी देके कि तू प्रोडक्ट में चेंज हो, लेकिन अब कैटलिस्ट ने वो काम कर दिया है। तो कैटलिस्ट ने फाइनली किया क्या, एक्टिवेशन एनर्जी की नीड कम कर दी, उसका काम खुद कर लिया और उसकी नीड जो है कम कर ली, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो रिएक्टेंट जो होगा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इस केस में क्या रहता है, इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी डैश यानी कि विद कैटलिस्ट, वो क्या रहती है, कम रहती है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन है वो एक अल्टरनेटिव पाथवे से प्रोसीड होती है, ठीक है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की नीड कम पड़ती है। तो हम क्या कहेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। और अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं तो डेल्टा एच जो है ये वाली वैल्यू, डेल्टा एच जो है ये वाली वैल्यू माइनस
ये वाली वैल्यू रहता है, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को माइनस करने पर डेल्टा एच आता है, तो डेल्टा एच अफेक्ट नहीं होगा, डेल्टा एच नॉट अफेक्ट, यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी में फर्क पड़ेगा, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हम देख रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। क्यों होगा इंक्रीज, क्योंकि रास्ता छोटा कर दिया है ना, रास्ता छोटा कर दिया है, तो रिएक्शन बहुत तेजी से प्रोसीड करेगी, रिएक्शन बहुत तेजी से प्रोसीड करेगी, ठीक है। आगे है एफ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो देख रहे हैं, तो इसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या रोल है ये देखेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो इसको हम दो तरीके से ले लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अलग अलग तरीके से ले लेंगे, तो सबसे पहले लेते हैं फॉर आर्हेनियस टाइप रिएक्शन, फॉर आर्हेनियस टाइप रिएक्शन, आर्हेनियस टाइप रिएक्शन जो लगभग रिएक्शन होती है, मतलब 90% से भी ऊपर की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, आर्हेनियस टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आर्हेनियस टाइप की रिएक्शन की बात करेंगे, आर्हेनियस टाइप रिएक्शन क्या होती है, जो आर्हेनियस इक्वेशन को फॉलो करती है, यानी कि के इक्वल ए ई दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। यहाँ पे जो ई ए है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, टी टेम्परेचर हो गया, आर गैस कांस्टेंट हो गया, ए एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया, और के क्या हो गया, रेट कांस्टेंट। तो ये तो होगी हमारी आर्हेनियस इक्वेशन। अब इस आर्हेनियस टाइप इक्वेशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम यहीं पे देख लेंगे। हमें पता है यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएबल है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो ये जो वैल्यू है, ऐसा है ना, ई ए अपॉन आर टी, हमें पता है कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है तो ओवरऑल वैल्यू तो डिक्रीज होती है ना, तो ई ए माइनस आर टी, सॉरी ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी वाली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, टी है। ई ए अपॉन आर टी वाली वैल्यू डिक्रीज होगी, ई ए अपॉन आर टी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होने वाली है। अब ई ए अपॉन आर टी वाली वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में वैल्यू अगर डिक्रीज होगी, ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू कम है, नेगेटिव वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू तो बढ़ेगी ना, नेगेटिव वैल्यू कभी भी कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो ई की पावर वाली वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, ई की वैल्यू बढ़ेगी। देखो ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू कम हो रही है, अब नेगेटिव के साथ लेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू कम होगी, नेगेटिव में वैल्यू कम होगी, इसको नेगेटिव में सीधे ले लेती हूँ, नेगेटिव में वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल तो वैल्यू बढ़ती है, नेगेटिव में वैल्यू जितनी कम रहती है हम कहते हैं ओवरऑल वैल्यू क्या है, उतनी बड़ी है, -5 से बड़ा -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू बढ़ेगी, ई की वैल्यू बढ़ेगी तो ए तो कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है तो के किस पर डिपेंड कर रहा है, के ई पे ही तो डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, के की वैल्यू बढ़ रही है, और के की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें पता है कि जो रेट कांस्टेंट के होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आर रेट कांस्टेंट के क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आर भी बढ़ेगा। तो फाइनली जो इस आर्हेनियस टाइप रिएक्शन के लिए जो आर्हेनियस इक्वेशन से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो क्या कहता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप यानी कि आर्हेनियस टाइप रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे एक और रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन क्या होता है, अगर मैं इधर देख लेते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, हमारा फॉर्मूला क्या है, के इक्वल ए ई डी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई अपॉन आर टी है, तो ये क्या होगा, अगर मैं इसमें इसका नेचुरल लॉग ले लेती हूँ, एल एन के अगर मैं ले लूँ, नेचुरल लॉग के ले लूँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए का भी नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, एल एन ए, और
आगे क्या आएगा, देखो नेचुरल लॉग लेने के बाद जो ये वैल्यूज मल्टीप्लाई में होती है ये किस में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी, अगर दोनों का नेचुरल लॉग ले लूँ तो ठीक है। तो यहाँ पे इसका नेचुरल लॉग लेने पर ये वैल्यू आगे आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा -EA/RT और नेचुरल लॉग ई, ठीक है। नेचुरल लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आने वाला, ओवरऑल ln k इक्वल ln a -EA/RT, ठीक है। ये रिलेशन बनने वाला है। इसको अगर मैं एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँ तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा देखना, ये हमारा ग्राफ बनेगा और इस ग्राफ में y इक्वल, इसको ऐसे ऐसे ले लेते हैं 1/t, ये m आ जाएगा, ये x आ जाएगा, y इक्वल mx प्लस ये c में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। y में क्या है ln k, x में क्या है 1/t और इंटरसेप्ट है हमारी ln a नेचुरल लॉग a, और जो EA/R है वो स्लोप होने वाली है, और स्लोप कैसी है, नेगेटिव। तो ये जो स्लोप है वो क्या है, EA/R, क्या रहेगी स्लोप, EA/R, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा हमारा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा जिसमें ये ln k 1/t, ये है ln नेचुरल लॉग a, और स्लोप क्या आने वाला है, नेगेटिव, जो कि है -EA/R, ठीक है। तो ये कहीं पे इस रिलेशन का अगर ज़रूरत पड़ती है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इसके लिए मैं सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन लूँ रेट का टेम्परेचर पे, तो हमें पता है कि टेम्परेचर, हमने क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रही है। तो क्या लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने पर, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर, देखो यहाँ पे भी दिखिएगा 1/t में डिक्रीज हो रहा है ना, अगर सिर्फ t ले तो सिर्फ t लेंगे तो 1/t डिक्रीज होगा, 1/t डिक्रीज होगा, इस तरफ को शिफ्ट होगा, और इस तरफ को तो बढ़ ही रहा है, समझ रहे हो ना। 1/t, अगर t बढ़ेगा तो 1/t छोटा होगा, यानी कि इस तरफ को शिफ्ट होंगे, और इस तरफ को शिफ्ट होने पर तो k बढ़ ही रहा है, देखो इस तरफ को शिफ्ट होने पर k इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेट बढ़ रहा है, और रेट का जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, क्योंकि हमें पता है जो t है वो e की पावर में है, ठीक है। अगला है फॉर एंटी आर्हेनियस टाइप रिएक्शन। एंटी आर्हेनियस टाइप रिएक्शन के लिए किसके लिए देखना है, अब एंटी आर्हेनियस टाइप रिएक्शन। एंटी आर्हेनियस टाइप रिएक्शन के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेते हैं एंटी आर्हेनियस टाइप की। ये रिएक्शन है NOO2 के साथ रिएक्शन करके 2NO2 बनाता है। ये रिएक्शन होती कैसे है, इसकी अगर मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूँ तो मैकेनिज्म इसकी इस तरीके से होती है। NO सबसे फर्स्ट स्टेप में NO जो होता है दूसरे NO के साथ कंबाइंड होकर डाइमराइज हो जाता है, यानी कि डाइमर बनाता है N2O2, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब अगले स्टेप में ये जो डाइमर होता है वो O2 के साथ रिएक्शन करके 2NO2 का फॉर्मेशन करता है, इसको K3 मान लो, ठीक हो गया। इतना तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो डाइमर है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, देखो जो ये डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान से देखना, डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि स्टेबल बन रहा है। स्टेबल बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, यहाँ पे एनर्जी क्या होने वाली है, रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब इसके साथ हम एनर्जी भी कंसिडर करेंगे। तो एनर्जी रिलीज होगी तो मैं टेम्परेचर, ध्यान से देखना, मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो यहाँ पे तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज हुई है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिएक्शन वहाँ की तरफ शिफ्ट होना चाहिए जहाँ टेम्परेचर कम होगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल यही तो कहता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिएक्शन उस
तरफ को शिफ्ट होती है जहाँ पर जो भी चीज़ हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उसका इफेक्ट कम से कम हो सके। तो यहाँ पर तो एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन शिफ्ट होगी। तो यहाँ पर और हो क्या रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर रही है। तो हम क्या कहेंगे, एंटी आर्हेनियस टाइप रिएक्शन के लिए। आर्हेनियस टाइप की रिएक्शन क्या थी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। लेकिन एंटी आर्हेनियस टाइप की रिएक्शन क्या कह रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करती है। ठीक है, ये इफेक्ट बहुत तेजी से पड़ता है क्योंकि यहाँ पर डायमर का फॉर्मेशन होता है, और जो टेम्परेचर बढ़ाने पर डायमर कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज करेगा। नॉर्मली सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, हम ये नहीं कहते हैं कि और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी यही कंडीशन आएगी। ये कंडीशन सिर्फ यहाँ पर आती है डायमर फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, ये और रिएक्शन में आप अप्लाई नहीं करेंगे, मैंने कह दिया है। लगभग 90% और उससे ज़्यादा ही जो होती है आरएनएस टाइप की रिएक्शन होती है, कुछ ही होती हैं जो एंटी आरएनएस टाइप की होंगी, उसमें से एक ये हो गई। अब देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट किसके लिए, टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। अब हमने थर्ड नंबर है टेम्परेचर का इफेक्ट फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। फॉर किसके लिए, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, या एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन, एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन, या हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, या इसको कह सकते हो बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ग्राफ से समझ लेते हैं। देखो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन है और टेम्परेचर है इधर की तरफ। अब यहाँ पर टेम्परेचर इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, यानी कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर इनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। उससे तुम टेम्परेचर कम करोगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी, और उससे तुम ज़्यादा करोगे टेम्परेचर तब भी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। ठीक है, ये किसके लिए है, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन जहाँ पे जो कैटलिस्ट है यानी कि जो इंजाइम है वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं मिल्क का। हमें पता है दूध है, अगर हमें दूध को दही में चेंज होने से बचाना पड़ता है, मिल्क हम चाहते हैं कि हमारी जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए या तो हम टेम्परेचर बहुत कम करते हैं यानी कि फ्रिज में रखते हैं, तो टेम्परेचर बहुत कम करेंगे। तो इस केस में भी ये जो रिएक्शन है कैटालिटिक रिएक्शन, यानी कि जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज ना हो पाए, ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम इस रिएक्शन की रेट डिक्रीज कर देंगे, यानी कि दूध दही में चेंज नहीं होगा। ठीक है, कब, जब फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम, टेम्परेचर कम तो रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन कौन सी, दूध दही में चेंज होने वाली रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि दूध दही में चेंज इस टाइम नहीं होगा। दूसरा, हम उसके लिए क्या करते हैं, दूध को गर्म कर लेते हैं। दूध को गर्म करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इस केस में भी रेट ऑफ रिएक्शन कम, यानी कि दूध दही में चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही कई रिएक्शन होती है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर की रिएक्शन भी इसी तरीके से होती है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी में जो इंजाइम होते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज पर काम करते हैं, उससे कम टेम्परेचर यानी कि बर्फ़ वाली जगह हम चले गए या बहुत ठंडे में चले गए तब भी हमारा बॉडी काम करनी बंद कर जाती है, और बहुत गर्म में चले गए तब भी हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। अब अगला है फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर में है कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ कार्बन। टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, देखो टेम्परेचर का इफेक्ट कार्बन के कंबशन में कैसे होता है, ऊपर रेट है हमारा, इधर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इस तरीके से ग्राफ आता है। यानी कि कभी मतलब एक टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर ज़्यादा होगी। इसका रीजन होता है अलग अलग टाइप के जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनका प्रेजेंट होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन होते हैं, कार्बन में डिफरेंट टाइप के एलोट्रॉप प्रेजेंट होंगे। डिफरेंट टाइप के एलोट्रॉप्स की वजह से क्या होता है, कभी किसी एलोट्रॉप्स की वजह से
इंक्रीज कर रही है तो कभी दूसरे की वजह से इंक्रीज करेगी, कभी तीसरे की वजह से इंक्रीज करेगी, और तीनों थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता हुआ शो करेंगे। ठीक है, अगला और लास्ट है 5th नंबर का, फॉर एक्सप्लोजिव रिएक्शन। एक्सप्लोजिव रिएक्शन के लिए कैसी होती है, किसके लिए देखना हमने, एक्सप्लोजिव रिएक्शन। देखो एक्सप्लोजिव रिएक्शन के लिए क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर में वेरिएशन अगर हम देखें, टेम्परेचर है, टेम्परेचर में देखें तो सबसे पहले जो रिएक्शन है धीरे 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 होती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर एक्सप्लोर कर जाती है रिएक्शन, तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाती है। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर रिएक्शन क्या कर जाती है, एक्सप्लोर कर जाती है, एक्सप्लोर कर जाएगी, तो इस टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तेजी से इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके का रेट होता है। सबसे पहले क्या होगी, रिएक्शन धीरे 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 प्रोसीड होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर को जाएगी, उसके बाद एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लोर हो जाएगा, तो वहाँ पर रिएक्शन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी दिखाएगी कि रिएक्शन कितनी तेजी से बढ़ सकती है। तो इस तरीके से वेरिएशन रिएक्शन में देखने को मिलेगा।